नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल सेकंड। जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से जो मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, नंद वंश का जो अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, कौटिल्य की सहायता से यानी चाणक्य की सहायता से। तो उसमें बताया था मैंने कि किस राजा का काल कितना था, किसका शासन काल कितना था, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो मौर्य काल में विशेषकर जो 3 राजा थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक थे, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक। अशोक के बाद जो मौर्य काल था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। तो वो उसमें मौर्य काल में 10 शासक हुए थे। तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने एक अखंड भारत की रचना की थी, एक अखंड भारत को इन्होंने रचा था। तो मौर्य कालीन जो इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह प्रकार की स्थिति थी, मुख्य अधिकारी कौन कौन से थे, सेना की प्रशासन जो सेना की व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी, नगर प्रशासन किस प्रकार थे और मौर्य समाज किस प्रकार था, और जो उनकी अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। अब जैसे मौर्य कालीन की एक जो विशेषता है वो क्या थी कि वो एक केंद्रीकृत राजनीति हुआ करती थी। केंद्रीकृत से मतलब ये है कि जो प्रशासन था, जो सारे अधिकार थे वो राजा के पास होते थे। और उसके बाद का जो काल आया, मौर्योत्तर काल आया, गुप्त वंश का काल आया, उसमें जो सामंती व्यवस्था थी वो बढ़ गई थी। तो राजा के हाथ से जो प्रशासन था धीरे धीरे फिसलने लगा था। तो मौर्य काल में जो बड़े फैसले थे वो केवल राजा ही लेता था। और उस जो बनाए गए थे प्रांत, जो प्रांत बनाए गए थे उसमें मुख्य अधिकारियों को रखा जाता था। जो राजा होता था वो अपने बेटों को, राजा के बेटे होते थे, राजा अपने बेटों को राज्यपाल के पद पर वहां पर कार्यरत रखता था, ताकि वो वहां की नीतियों के बारे में, राजनीतियां कुछ सीख के, रणनीति, युद्ध अभ्यास, इस तरह से वो एक कुशलता पूर्वक एक योद्धा बने और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सम्राट बन सके। तो इस प्रकार की जो कार्य व्यवस्था थी वहां देखी जाती है। और जो आज की हमारी कार्य व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो लगभग मौर्य काल से मैच होती है। क्योंकि आज देखो जो नेशनल लेवल पर है वहां क्या बैठते हैं, राष्ट्रपति बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, मुख्य फैसले प्रधानमंत्री लेते हैं। उसके बाद आते हैं वे प्रांतों में, प्रांत में क्या बैठते हैं, वहां के जो अधिकारी होते हैं वो बैठते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो बैठते हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जिला अधिकारी बैठते हैं। उसके बाद ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक में ब्लॉक समिति होती है, वहां पे बीडीओ बैठते हैं, एसडीएम बैठते हैं। उसके बाद आते हैं पंचायतों में, पंचायत होते हैं। और सबसे जो छोटी इकाई होती है वो आज भी गांव होती है, वो ग्राम की इकाई होती। तो उस समय भी ग्राम की इकाई हुआ करती थी। जो बड़े लेवल के थे वो देश, उनको देश कहा जाता था। उससे जो छोटे होते थे उन्हें विषय कहा जाता था। उससे जो छोटे होते थे वो ग्राम कहे जाते थे। तो आगे बढ़ते हैं। जो मौर्य प्रशासन था, मौर्य प्रशासन जो मैंने बताया, जो प्रशासन था, जो सैनिक व्यवस्था थी और जो प्रशासन की कुल व्यवस्था थी, उसकी जो मुख्य बागडोर थी और न्याय की बागडोर थी वो राजा के हाथ में होती थी, यानी सम्राट के हाथ में हुआ करती थी। तो उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उसके बाद उनके बारे में बताता हूं। वहां पे जो मंत्रीगण हुआ करते थे, राजा की सभा में मंत्रीगण हुआ करते थे। कोई वित्त मंत्री आ गया, कोई ये स्वास्थ्य मंत्री आ गया, कोई मंत्री आ गया। तो इस तरह से जो मंत्री होते थे उनको आमत्य बोलते थे। क्या बोलते थे? आमत्य। आमत्य क्या होते थे? जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको आमत्य बोलते थे। उसके बाद आता है तार्थ। तो जो तार्थ था वो शीर्ष कर अधिकारी हुआ करता था, जो तीर्थ था,
तीर्थ। ये तीर्थ जो था ये शीर्ष कर अधिकारी हुआ करता था, जो टैक्स इकट्ठा करने का एक मुखिया होता था, जो सब प्रांतों से टैक्स आता था उसको, उसका लेखा जोखा, उसकी देख रेख, कितना इस साल आया, कितना 6 महीने पहले आया, कितना हमारे पास बचा है, कितनी इसकी व्यय हो चुकी है, तो उसका जो सारा लेखा जोखा, उसका सारा हिसाब किताब जो होता था वो शीर्ष कर अधिकारी के पास होता था। उसके बाद बढ़ते हैं हम मुख्य अधिकारी की तरफ, कि उस समय के जो मुख्य अधिकारी होते थे वो कौन कौन से होते थे। तो जो मुख्य अधिकारी थे उसे एक अधिकारी होता था उनमें समाहर्ता। ये जो समाहर्ता होता था ये राजस्व मुख्य अधिकारी होता था, इसे बलि भाग भी कहते थे। जो राजस्व कर आता था उसका अधिकारी जो था उसको क्या बोलते थे, समाहर्ता। उसके बाद आता है सन्निधाता। ये जो सन्निधाता है इसका काम क्या होता था, राजकीय कोषाध्यक्ष। ये एक राजकीय कोषाध्यक्ष, जो आज हमारा वित्त मंत्री होते हैं ना, हमारे वित्त मंत्री, उसी तरह से ये काम करता था। उसके बाद आता है शीताध्यक्ष। शीताध्यक्ष जो होता था वो राजकीय कृषि अध्यक्ष होता था। जो राजकीय उपज होती थी, प्रांतों में उपज होती थी, पूरे देश की उपज होती थी, उसका जो अध्यक्ष होता था उसको शीताध्यक्ष कहा जाता था। और आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट लैंड होता था उस समय, जो सरकारी भूमि होती थी उसे सीता भूमि के नाम से जाना जाता था मौर्य काल में। आपने ध्यान से याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। और जो सरकारी भूमि थी उसको क्या कहा जाता था, सीता भूमि। उसके बाद आता है पन्याध्यक्ष। जो पन्याध्यक्ष था वो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। जो व्यापार था, जो व्यापारी थे, उसका जो टैक्स होता था, जो कर इकट्ठा करते थे, उनका जो अध्यक्ष था उसे पन्याध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद आता है अक्षपटलाध्यक्ष। जो अक्षपटलाध्यक्ष होता था वो महालेखाकार होता था। क्या होता था, महालेखाकार, क्योंकि उसके पास टोटल बागडोर जी थी, वो लेखा जोखा, वो महालेखाकार हुआ करता था, सबका हिसाब किताब वो रखता था। अब आगे बताता हूं मैं सैन्य विभाग के बारे में। जो सैन्य विभाग था वो किस प्रकार से था, उनकी सैन्य रणनीति किस प्रकार से थी, कितनी कितनी फौज उसमें भर्ती थी, फौज के जो विभाग थे वो क्या थे, उनके पद अधिकारी क्या क्या थे। तो जो सैन्य विभाग था उनका जो मुखिया होता था उसको सेनापति कहा जाता था। क्या, सेनापति, उसको सेनापति कहा जाता था। और जो सैन्य विभाग थे वो 4 भागों में, सेना को 4 भागों में बांट दिया गया था। एक था जो पैदल चलने वाली सेना थी, और एक था हाथी वाली सेना, जिसमें जो हाथियों पर चलती थी। फिर उसके बाद आते हैं घुड़सवार, और उसके बाद आते हैं रथ। तो जो जस्टिस का कहना है, जो इतिहासकार जस्टिस हुए उनका कहना है कि जो पैदल सेना थी वो चंद्रगुप्त के पास, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके पास 6 लाख की पैदल सेना हुआ करती थी। और जो हाथी थे वो 9000 हाथियों की सेना हुआ करती थी। इन्हीं हाथियों के कारण तो कलिंग युद्ध हुआ था बाद में, जो सम्राट अशोक ने लड़ा था कलिंग युद्ध इन हाथियों के लिए, क्योंकि हाथियों की सेना जिसके पास ज्यादा होती थी वो ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। उसके बाद आते हैं घुड़सवार। तो 30,000 घुड़सवार हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में। और कुछ होते थे उसमें रथ, और रथों का वर्णन नहीं किया है, जो इतिहासकार है उनके रथों का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि जो रथ थे वो मुख्य में, जैसे कि राजा हुआ करता था, राजा के पास होता था रथ, और जो राजा के बेटे होते थे जो युद्ध पे जाते थे शायद उनके पास हुआ करते थे रथ। तो रथ का इसमें डिटेल नहीं बताई गई है कि इतने रथ थे। तो ये जो मैंने बताया 6 लाख की पैदल सेना थी, 9000 ये हाथी थे, और 30,000 घुड़सवार थे। ये कहां तक सत्य है, ये कितना सत्य है ये किसी को पता नहीं, लेकिन जो जस्टिस का कहना है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो मैगस्टीनीज ने बताया है कि जो प्रांत थे वो प्रांतों में समितियां बनाई गई थी, और 6 समितियां, जो पूरे देश में 6 समितियां बनाई गई थी। ये मैगस्टीनीज अपनी पुस्तक इंडिका में लिखते हैं कि 6 समितियां बनाई गई थी। हर समिति में 5 आदमियों को रखा गया था, जो मुख्य 5 आदमी थे उनको एक समिति में रखा गया। तो इसके हिसाब से कुल 6 समितियों में कितने आदमी होने चाहिए, 30 आदमी थे, और 6 समितियां
बनाई गई थी। और न्याय व्यवस्था कैसी थी? न्याय व्यवस्था जो थी वो दो भागों में बांटी गई थी। कितने? दो भागों में। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया था। एक आता है धर्मास्तीय, एक धर्मास्तीय। उनका क्या, उस व्यवस्था का क्या काम था कि वो दीवानी मामले जो थे, जो राजपाट के जो मुख्य अधिकारियों के मामले थे, दीवानी मामले थे, उनका जो टैक्स टैक्स इकट्ठा करके लाते थे, जो वहां पे दीवान होते थे, उनके जो मामले थे वो वो सभा सुलझाती थी, वो न्याय सुलझाता था, जिसे धर्मास्तीय न्याय कहा जाता था। और उसके बाद एक रूप और न्याय का दिखने को मिलता है, जिसे कंटक शोधन कहते थे। क्या? कंटक शोधन। वो फौजदारी आदि के जो मामले थे, दूसरे गांव वाले के, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो जो इस प्रकार के जो मामले थे वो इसमें सुलझाए जाते थे। किसमें? कंटक शोधन में। तो कंटक शोधन और धर्मास्तीय और कंटक शोधन, ये दो न्याय के रूप थे। इसमें अलग अलग के हिसाब से अलग अलग मामले जो है वो सुलझाए जाते थे। एक में दीवानी मामले और एक में फौजदारी यानी आम लोगों के मामले इसमें सुलझाए जाते थे। अब जो मौर्य काल के जो गुप्तचर थे, गुप्तचरों को भी दो भागों में बांटा गया था। इसमें दो भागों में, एक का नाम था संस्था और एक का नाम था संचार। आपने ध्यान से याद रखना, एक का नाम था संस्था और एक का नाम था संचार। जो संस्था थी वो एक स्थान पर रहकर, जो इस तरह के जो गुप्तचर थे, तो वो एक स्थान पर रहकर वहां का जायजा लगाते थे कि राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो एक स्थान पर बैठकर वो हिसाब किताब बनाते थे और राजा को रिपोर्ट करते थे। तो उसको क्या कहा जाता था? संस्था। और जो संचार था वो डिपार्टमेंट गुप्तचर का क्या करता था? जनता के बीच में जाकर, वहां के लोगों की स्थिति के बारे में, उनके विचारों के बारे में राजा को आकर फिर बताता था। तो उसे क्या कहते थे? संचार। और जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर थे उनको गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। आपने ध्यान रखना। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मौर्य के काल के जो गुप्तचर थे उनको क्या कहा गया? तो उन्हें गूढ़ पुरुष कहा गया है। उसके बाद आते हैं प्रांत। जो प्रांत थे उन्हें चक्र भी कहा जाता था। तो जो प्रांत थे चक्र कहा जाता था। तो आज हमारे कितने प्रांत हैं? 28 प्रांत हैं। 28 हैं। उस समय केवल 5 प्रांत ही हुआ करते थे। और आज का जो भारत है उस समय के भारत से आधा भी नहीं है। ये आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय का जो भारत है वो ये पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में कश्मीर और पश्चिम में तमिलनाडु और केरला के कुछ इलाके छोड़ के जो है पूरा अखंड भारत था। और नेपाल, भूटान आदि सबको मिलाकर ये अखंड भारत बना था। तो आप ये मान के चलो कि आज कितने प्रांत बन सकते हैं? पाकिस्तान में कितने? 4 प्रांत हैं। एक तो विवादित है, 4 प्रांत हैं। और हमारे इंडिया में कितने हैं? 28 प्रांत हैं। और इस तरह से कितने प्रांत उस समय जो थे वो कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। तो जो प्रांत थे उनके बारे में मैं बताता हूं। जो पहला प्रांत था जिसे उत्तरापंथ कहते थे। उत्तरापंथ मतलब जो उत्तर की ओर था, उत्तर की ओर था। काबुल, कंधार, कश्मीर, मकरान, हेरात, इस तरह का जो एरिया था उसे उत्तरापंथ कहा जाता था। इसकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। और दूसरा आता है दक्षिण पंथ। जो दक्षिणा पंथ था इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। कहां? स्वर्णगिरी। फिर आता है प्राशी यानी पूर्वी प्रांत, जो बांग्लादेश की तरफ है, जो बिहार का एरिया आ गया, मध्य प्रदेश का एरिया, लगभग इतना जो एरिया है, इस प्रांत को प्राशी पूर्वी प्रांत कहते थे। और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक आज का पटना थी। और यहाँ पर राजा भी बैठते थे। जो राजा की क्या बोलते हैं राजधानी थी वो भी पाटलिपुत्र में हुआ करती थी। उसके बाद आता है चौथा प्रांत अवंती।
अवंती जो है इसकी राजधानी उज्जैनी थी। और पांचवा प्रांत का आता है कलिंग। कलिंग जो है इसकी राजधानी कहां थी? तौसली। कलिंग की राजधानी कहां थी? तौसली। तो ध्यान से याद रखना, ये 5 प्रांत जो हैं ये मौर्य काल में थे। उसके बाद जो प्रांत से छोटे होते थे उनको क्या कहा जाता था? विषया। जो विषय की वहां के मुखिया होते थे उनको विषयपति कहा जाता था। और जो प्रादेशिक, इसको विषय या प्रादेशिक भी कहा जाता था। और इसके बाद आते थे जो गांव थे, 10 गांवों का समूह होता था उसको पोंग कहा जाता था। क्या? जो 10 गांवों का समूह होता था उसको पोंग कहा जाता था। और गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? ग्रामिक। उसके बाद आते हैं नगर प्रशासन की ओर। अब जो ये तो गांव की बात हो गई, गांव खेड़े की बात हो गई, ये टोटल गांव के। आज उस समय भी नगर हुआ करते थे, जैसे हमारे आज कितने बड़े बड़े नगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, तो बड़े बड़े शहर है, चेन्नई है। तो इस तरह प्रकार के उस समय भी नगर हुआ करते थे। तो नगरों को जो मैगस्थनीज ने ये बताया है अपनी पुस्तक इंडिका में कि नगरों की स्थिति के लिए उनका जो कार्य प्रणाली को संभालने के लिए जो नगर थे उनमें समितियां बनाई गई थी। जो मैंने पीछे बताया, समितियां बनाई गई थी और 6 समितियां बनाई गई थी। हर एक समिति में 5 लोग रखे गए थे। तो 30 लोग जो थे वो नगरों के प्रशासन की देखरेख करते थे। और फिर आता है मौर्य समाज। अब मौर्य समाज कैसा था? कौटिल्य के अनुसार जो समाज है वो 4 वर्णों में था। कितने? 4 वर्णों में, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। लेकिन शूद्रों के साथ अभद्र व्यवहार इस काल में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जो वैष्णव थे उनको प्राथमिकता उस समय भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन शूद्रों को इस काल में जो है वो प्रताड़ित नहीं किया जाता था, उनको ज्यादा तंग नहीं किया जाता था। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उनको शूद्र को आर्य के नाम से संबोधित किया है। क्या? शूद्र को आर्य के नाम से संबोधित किया है। और मैगस्थनीज के अनुसार समाज जो था उस समय वो 7 वर्गों में था। कितने? 7 वर्गों में था। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि उस समय का जो समाज था वो 7 वर्गों में था। अब 7 वर्ग कौन कौन से थे? बोलता है कि पहला जो वर्ग था वो दार्शनिकों का था, जो फिलोसोफर होते थे। आपको पता है दार्शनिक, फिलोसोफर, जो दार्शनिक होते थे, तो पहला वर्ग उनका आता है। दूसरा वर्ग किसानों का आता है। तीसरा वर्ग आहीरों का आता है। और चौथा वर्ग कारीगिरों का आता था। पांचवा वर्ग जो था वो सैनिकों का आता था। छठा वर्ग जो निरीक्षक होते थे, निरीक्षकों का आता था। और 7वां वर्ग जो है वो सभासदों का आता था। सभासद जो 7वां वर्ग था उसे क्या? सभासद। जो सभा के अधिकारी होते थे उनको सभासद कहा जाता था। और कौटिल्य के अनुसार उस समय में दास प्रथा थी। या कौटिल्य के अनुसार उस समय दास प्रथा थी। और मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस समय दास प्रथा नहीं थी। ध्यान से याद रखना है आपने कि कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी और मैगस्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी। क्योंकि जो दास थे, जो मजदूर थे, काम करते थे, शायद वो उनको दास ही कहा जाता था उस समय। तो इसलिए कौटिल्य ने उनको दास लिखा है। और जो मैगस्थनीज थे, आपको पता है ये यूनान से आए थे, तो यूनान में शायद मजदूरों को दास नहीं कहा गया होगा। तो उसने देखा कि ये तो दास नहीं, ये तो लेबर है, जो काम करने वाले हैं उनको दिहाड़ी दी जाती थी। तो इसलिए उसने कहा है कि दास प्रथा नहीं थी। और स्त्रियों की स्थिति पहले से काफी ठीक थी, उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन पहले से जो स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था। जैसे नंदवंश आया तो नंदवंश में भी स्त्रियों का बुरा हाल था। स्त्रियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। आपको मैं बता दूं, जब अभद्र व्यवहार तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो गुप्त काल में देखने को मिलता है। शूद्रों और स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार कहाँ मिलता है? गुप्त काल में मिलता है। नीचता की हद हो गई थी उस काल में, नीचता की हद हो गई थी। थूकने के लिए कटोरा रखा जाता था शूद्रों के आगे। कोई अगर
थूकता है, कहीं थूक निकले या पसीना निकले तो उसमें जा सके। तो वो अस्पृश्यता का उस समय बहुत व्यवहार था। स्त्रियों को आपको बता दूं, नीचता की इतनी हद थी, नीचता की इतनी हद हो गई थी कि स्त्रियों को, जो शूद्र स्त्रियां थी, उनको स्तन ढकने की भी इजाजत नहीं थी, वो स्तन नहीं ढक सकती थी। और नंबर 2, फिर नीचता की हद इतनी ज्यादा हो गई कि उनके स्तनों पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। जितना छोटा स्तन होगा तो कम टैक्स होगा, जितना बड़ा स्तन होगा तो ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। तो नीचता की इतनी हद हो गई थी। लेकिन जो मौर्य काल था उसमें बोलते हैं कि स्त्रियों के जो स्थिति थी वो काफी ठीक थी, और स्त्रियों की स्थिति में पहले से सुधार था। और जो वैश्यवृत्ति उस काल में भी मिलती है। जो वैश्यवृत्ति करने वाली स्त्री होती थी उसे रूपा जीवा कहते थे। क्या? जो वैश्यवृत्ति करने वाली स्त्री होती थी उसको रूपा जीवा कहते थे। तो कुछ हद तक हमारा आज का समाज लगभग मौर्य के समाज से मिलता जुलता है, क्योंकि इनके प्रशासन के बारे में, इनके सैनिक व्यवस्था के बारे में तो लगभग ये हमारा समाज जो है उस समय के अनुसार मिलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे मैं फिर बताऊंगा। उसके बाद बताते हैं मौर्य अब अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो अर्थव्यवस्था का जो आधार था, मुख्य आधार था, वो कृषि था। तो उस समय का जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो कृषि था। और कृषि का 1/6 भाग, जो छठा भाग हुआ करता था, अनाज का जो छठा भाग था वो राजा टैक्स के रूप में लेता था। और कहीं कहीं 1/4 भाग, मतलब चौथा भाग भी राजा लिया करता था। और व्यापार जो था वो आंतरिक और बाह्य व्यापार हुआ करता था। आंतरिक मतलब जो अपना देश था उसमें, और विदेश में भी व्यापार होता था। उस समय व्यापार के लिए मुद्रा का उपयोग होता था। क्या? व्यापार के लिए मुद्रा का उपयोग होता था। और जो टैक्स चोरी करता था उसमें जो कोई राजा को टैक्स नहीं देता था, कोई व्यापारी ऐसा हो गया कि मैं चालाक हो गया, बड़ा तेज हो गया, मैं राजा को टैक्स नहीं दूंगा, तो जो टैक्स नहीं देता था उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या? टैक्स चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। और जो व्यापार का मुख्य बंदरगाह था वो था गुजरात का भरूच। जो गुजरात में भरूच बंदरगाह है वो मुख्य इसका केंद्र था। और व्यापार पर जो 1/10 था, मतलब 10वां भाग जो था वो टैक्स लिया जाता था व्यापार में। तो ये था मौर्य काल का सेकंड वीडियो। इसमें पूरा नहीं आया, लेकिन मैं अगली वीडियो मौर्य काल एक छोटी सी और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मौर्य काल के आगे जो स्तंभ हुए अशोक के, उनके जो लेख हुए उनके बारे में, और मौर्य कालीन आगे जो अन्य तथ्य होंगे उनके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उस तब तक के लिए धन्यवाद।